नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले क्लास 9 एसएसटी में पोल साइंस के चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे इस वीडियो में दिए गए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप सही प्रकार से कर सकें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 3 करने वाले हैं, चुनावी राजनीति। तो इस चुनावी राजनीति चैप्टर का तात्पर्य यह है कि इस चैप्टर में हम चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को करने वाले हैं। यानी जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो पहला चरण होता है वो क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, इस तरह से हम सारे चरण को देखने वाले हैं। कि जैसे आपने देखा है कि अलग अलग पार्टियाँ होती हैं, चुनाव की घोषणा होती है, प्रत्याशियों का चयन होता है, लोग चुनाव प्रचार करते हैं, मतदान होता है, और फिर चुनाव होता है, लास्ट में क्या होता है, मतगणना होती है। तो इन सारे प्रक्रियाओं को हम एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले अब जान लीजिए कि भाई लोकतंत्र में, यानी कि लोकतंत्र में जनमत की बहुत अहम भूमिका होती है। यानी कि जो हम जिस शासन व्यवस्था में रह रहे हैं, ये लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, और लोकतंत्र शासन व्यवस्था में चुनाव बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि लोकतंत्र को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वह शासन व्यवस्था जिसमें अब शासकों का चुनाव जनता स्वयं करती हो। यानी कि जनता है, यानी कि पब्लिक ही स्वयं अपने नेता यानी कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। वो किसके माध्यम से? वोट देकर, ठीक है, मतदान करके। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि हर प्रत्येक वर्ष 5 साल के बाद चुनाव होता है, जिसे आम चुनाव कहा जाता है। यानी और फिर कभी कभी आपने देखा कि एक निश्चित समय से पूर्व या पहले भी क्या है, विधानसभा भंग हो जाती है, तो उस समय चुनाव जो कराया जाता है उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो इस्तीफा दे देते हैं, तो उनकी सीट या जो एरिया खाली हो जाती है तो वहाँ पर दोबारा चुनाव कराया जाता है, तो उसे कहते हैं उपचुनाव, ठीक है। और बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र भी है। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या है, चलिए एक एक करके सबको देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम करने वाले हैं चैप्टर 3 चुनावी राजनीति, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 1 अंक वाले प्रश्न है। कभी कभी ये जो क्वेश्चन आपके 2 अंक में भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी जरूर करें। क्वेश्चन पहला है कि चुनाव क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि सीट की बात होती है, तो सीट का मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र यानी एरिया की बात होती है। जैसे यानी कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया था। यानी कि देश बड़ा होता है या किसी स्टेट की बात की जाती है तो वो भी स्टेट पूरा बड़ा होता है। तो चुनाव के उद्देश्य के दृष्टिकोण से क्या होता है कि उस एरिया को, यानी कि स्टेट को कह लीजिए या देश को कह लीजिए, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। तो उसे ही क्या है, सीट या निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे दिल्ली मान लीजिए अगर, तो दिल्ली को भी क्या निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से यानी कि चुनाव के दृष्टिकोण से छोटे छोटे 70 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। यही पूरे देश के लिए चुनाव होती है तो उसको क्या 543 यानी कि 543 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको ही क्या निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन कि मतदाता सूची, जिसे वोट लिस्ट भी कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्ति, यानी कि जिन व्यक्तियों की जो उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो जाती है, उनकी एक लिस्ट बनती है जिसको कहते हैं मतदाता सूची, ठीक है। मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं, यानी कि निश्चित समय से पूर्व या तो लोकसभा भंग हो जाए, ठीक है, या आपकी विधानसभा भंग हो जाए। तो इससे क्या पूरे देश में होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। यानी कि पूरे देश के लिए जब चुनाव हो रहे हैं तो ये इसमें पूरे देश के लिए होगा जाए। और किसी राज्य की बात होती है विधानसभा में तो वहाँ भी भंग हो जाएगी, तो वहाँ पर जो चुनाव होता है वो भी क्या है, 5 वर्ष के लिए ही दोबारा से चुनाव होता है, तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। यानी कि हर स्टेट में लोकसभा के कुछ क्षेत्र होते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र ये लद्दाख है, ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे छोटा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है, तो यह क्या है, चांदनी चौक है। आगे देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी 47 जो सीटें आरक्षित हैं। अब गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है।
तो ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। तो लोकतंत्र बचाओ का जो नारा ये किसने दिया था, तो ये जनता दल के द्वारा दिया गया था। और भी एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकदल नामक जो पार्टी है इसका गठन किसने किया था, तो इसको गठन यानी इनका गठन चौधरी देवी लाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आम चुनाव कितने साल बाद कराया था, अभी हमने पढ़ा था कि 5 साल बाद। चुनाव आयोग का कोई एक कार्य लिखे, यानी कि चुनाव आयोग जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी या सभी पार्टियों को जो उनके जो है चुनाव निशान आवंटन करता है, तो इन चुनाव आयोग का जो क्या कार्य, कोई भी एक कार्य आपको बताना है। तो चुनाव आयोग क्या है, चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों यानी कि परिणाम तक की घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर क्या है निर्णय लेता है या नजर रखता है। क्वेश्चन 12, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर है कर लीजिए। तो क्या है इसको देखते हैं। तो जनता द्वारा अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग अपनी इच्छा और बिना किसी दबाव के करना, यानी कि अगर जनता क्या अपने मतदान का प्रयोग करती है जो अपनी इच्छा के अनुसार, यानी किसी के दबाव में या प्रेशर में नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही तात्पर्य है कि स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव का तात्पर्य यही है। क्वेश्चन 13 कि भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो ये 543 यानी कि 543। क्वेश्चन 14 कि कितने समय के अंतराल पर एक मतदाता सूची का नवीनीकरण किया जाता है, यानी कि आपने देखा कि हर वोटर लिस्ट है जब चुनाव का समय होता है तो वोटर लिस्ट को क्या सही किया जाता है, यानी किसी का नाम हट जाता है तो उसको जोड़ा जाता है, या कोई व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पूरी हो चुकी है तो उसको क्या है मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। तो यही है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर मतदाता सूची का नवीनीकरण किया जाता है, ठीक है। अब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, आप सभी जानते हैं कि कभी कभी कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ सीटें जो है कुछ लोगों के लिए आरक्षित होती है, तो ये कौन है देखते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे क्या है कि कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए तथा कुछ सीट जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए लोगों के लिए क्या आरक्षित की गई है, और जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं, यानी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है, यानी चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है। तो चुनाव से पहले जो राजनीतिक दल होते हैं यानी कि जो पार्टियां होती हैं, इनके द्वारा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की जो घोषणा अपनी अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में करते हैं, तो यही क्या चुनाव घोषणा पत्र कहलाता है। अब आचार संहिता क्या होती है, यानी इसको लागू कौन करता है, तो ये चुनाव आयोग होता है। चुनाव से संबंधित कुछ नियम कानून होते हैं तो जिसको आचार संहिता के रूप में हम जानते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब EPIC से क्या अभिप्राय, यानी कि फुल फॉर्म बताना आपको, तो ये मतदाता फोटो पहचान पत्र होता है, यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है, यानी कि जो स्थानीय स्तर पर आप सरकारों की जो बात करते हैं तो इसमें एक तिहाई जो सीट है ये महिलाओं के लिए क्या है आरक्षित की गई है। तो अब हम करने वाले हैं 2 या 3 नंबर के प्रश्नों को, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्त क्या है, यानी कि अगर लोकतांत्रिक चुनाव कराई जा रही है तो उसके लिए जो जरूरी न्यूनतम जो शर्त है वो क्या होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जो जरूरी न्यूनतम शर्त है वो इस प्रकार है कि पहला इसमें है कि हर किसी को मताधिकार, यानी कि इसमें क्या है, यानी हर किसी को क्या है कि वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति की 18 साल या उससे ऊपर की उम्र कंप्लीट कर चुका है तो उसको क्या वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव में विकल्प उपलब्ध, यानी कि जो चुनाव हो रहा है उसमें जो जो पार्टियां चुनाव में खड़ी हो रही हैं तो उसमें व्यक्ति के पास मतदाता के पास विकल्प होने चाहिए, यानी कि अगर एक ही पार्टी रहेगी तो हमेशा वहाँ पर एक ही उम्मीदवार चुनाव में खड़े होंगे तो लोगों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं रहते चयन करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा पार्टियाँ होनी ज़रूरी भी है जिसके पास लोगों के पास विकल्प भी हो। आगे क्या है
कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर हो, यानी कि चुनाव का जो अवसर है ये क्या एक नियमित अंतराल पर होना चाहिए, और चुनाव वास्तविक चुनाव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि काल्पनिक लगे आपको, ठीक है, बनावटी लगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि चुनाव किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है, यानी शुरू में हमने मध्यावधि चुनाव को देख लिया था, अब यहाँ पर हम क्या है आम चुनाव और उपचुनाव के डिफरेंट के माध्यम से इसको भी समझेंगे। आम चुनाव क्या है, यानी कि 5 साल बाद जो सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, चाहे लोकसभा में हो, ठीक है, लोकसभा में, तो इनका जो कार्यकाल ये क्या समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब लोकसभा हो या विधानसभा हो, फिर यह कि विधानसभा में भंग रहती है, इसको भंग कर लीजिए, ठीक है, विधानसभा भंग हो जाती है, तो क्या है विधानसभा भंग हो जाती है। फिर क्या होता है कि सभी चुनावी जो क्षेत्र में जो होने वाला जो चुनाव होता है उसको हम कहते हैं आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। उपचुनाव किसे कहते हैं, जैसा अभी हमने देखा था कि किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से क्या उनकी जो सीट खाली हो जाती है, तो उसके लिए जो चुनाव करवाया जाता है उसे उपचुनाव कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न चुनाव प्रचार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी कि जो राजनीतिक दल यानी कि जो पार्टियां होती हैं अलग अलग प्रकार के जो चुनाव में जो भाग लेती हैं, तो वो उनकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, यानी कि चुनाव प्रचार के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। आप सभी ने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो सभी पार्टियां प्रचार करती हैं, किस प्रकार से करती हैं, क्या क्या प्रक्रिया है उसको देखेंगे। तो चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम या साधन कह सकते हैं आप इसे। तो आपने देखा कि जो पार्टी या उनके मेंबर या जो सदस्य होते हैं वो जगह जगह क्या पोस्टर लगाते हैं, ठीक है। सभाएं भी करते हैं, आपने देखा बहुत सारी रैलियाँ होती है, सभाएं करते हैं, भाषण भी देते हैं, और जुलूस भी निकालते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आपने देखा कि घर घर भी जाकर क्या वो मुलाकात लोग करते हैं, इन लोगों को क्या है लुभाने का कार्य करते हैं, वादे भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए, यानी कि भारत में अगर बात की जाए तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो उठाए गए कदम है यहाँ पर निम्न प्रकार है, यानी चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक से तैयार करना, यानी कि जब चुनाव होता है उससे पहले क्या जो मतदाता सूची है उसको सही प्रकार से ठीक किया जाएगा, यानी करना चाहिए कि जो जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है उनका भी नाम मतदाता सूची में जोड़ना चाहिए, या जिनका नाम कट गया किसी कारण से उसको भी जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर भी नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि सरकारी जो मशीनरी है इसके भी दुरुपयोग पर नियंत्रण लगना चाहिए। और मतदाता के लिए पहचान, यानी कि जो मतदाता यानी कि जो वोट देने वाले व्यक्ति हैं उनका एक पहचान होना चाहिए, ठीक है। चुनाव याचिका का जल्द ही निपटारा हो, यानी कि जो चुनाव याचिका दी गई है उसका जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। और चुनाव में क्या है कि धन बल के प्रयोग की जांच हो, यानी कि आपने देखा है कि चुनाव के टाइम में जो कार्यकर्ता यानी कि जो पार्टियां होती हैं वो क्या पैसे देकर लोगों को लुभाना चाहती हैं, या बल के डरा धमका कर भी क्या है वोट लेना चाहती हैं। तो क्या है चुनाव के टाइम में क्या है धन बल के प्रयोग की भी जांच होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, यानी कि जो चुनाव आयोग है जिनके जिम्मे क्या चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती है। पहला है कि ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों की गलत तरीकों पर रोकथाम, यानी चुनाव आयोग के सामने ये समस्या रहती है कि जो पार्टी यानी कि जो उम्मीदवार के पास ज़्यादा पैसे हो वो उसका यूज करके गलत तरीके से क्या है कि वोट लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये समस्या या चुनौती रहती है चुनाव आयोग के सामने, जिसको वो दूर करने की कोशिश करता है। आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना, यानी कि जो ज़्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं या संबंध वाले उम्मीदवार हैं उनको पे लगाम कसना। पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम, यानी कि अगर एक पार्टी का जो नेता है तो वो कभी ऐसा ना हो कि वो अपने बेटे को या चाचा भतीजा यानी कि अपने घर में ही किसी को हमेशा बार बार टिकट दे रहा है, तो इस तरह की जो है इस पर क्या है रोक लगानी चाहिए। तो यही है कि पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर क्या है टिकट मिलने पर रोकथाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल अपने रिश्तेदारों को ही टिकट मिले, यानी कि टिकट सबको मिलना चाहिए। मतदाता को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराना,
यानी कि ऐसा नहीं कि चुनाव के टाइम में केवल एक ही पार्टी से व्यक्ति चुनाव में खड़े हों कि जिससे मतदाता के सामने ज़्यादा विकल्प न हो। यानी चुनाव के टाइम में हर पार्टी से अलग अलग उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने चाहिए, जिससे क्या है मतदाता के सामने बहुत सारे विकल्प हो जिसके द्वारा वह अपने मनपसंद के उम्मीदवार को चुन सके। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा, यानी कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, उनको निर्दलीय हम कहते हैं। तो ऐसे लोगों की जो परेशानियां हैं उसको क्या है निपटारा किया जाए। ठीक है, अब हम करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 4 या 5 अंक वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है आदर्श चुनाव संहिता क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या है। तो चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। यानी कि जब चुनाव का टाइम होता है उससे पहले चुनाव आयोग आचार संहिता लगाती है, और इसमें क्या है कि कुछ नियमों और कानून होती है जिसमें सभी राजनीतिक दलों या पार्टियों को मानना पड़ता है। इसमें कुछ प्रावधान किया गया है, यानी कुछ पाबंदियां हैं। क्या पाबंदियां हैं कि चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि चुनाव के टाइम में आप चाहे अगर हिंदू हैं तो मंदिर का यूज नहीं करेंगे, मुसलमान हैं तो मस्जिद का। यानी कि आपको कुल मिलाकर ये कहना है कि चुनाव के टाइम में आपको किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं करना है। सरकारी वाहन, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में आपको उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए इस समय किसी भी पार्टी की सरकार है, फिर दोबारा अगर चुनाव हो रहा है तो वो क्या कर सकता है कि उन्हें सरकारी वाहनों का यूज करने के लिए पाबंदी है, अधिकारियों का भी वो यूज नहीं कर सकती चुनाव प्रचार में। ठीक है, तो यही सब इसमें कहा गया है। आगे क्या है, चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा और कोई योजना का शिलान्यास भी नहीं किया जाएगा। यानी कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उस टाइम पे जो सरकार है प्रेजेंट टाइम में वो कोई भी नीति नहीं बना सकती, यानी कोई योजना नहीं ला सकती। क्वेश्चन सेकंड है कि चुनावी कानूनों के अनुसार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती। यानी जो चुनावी कानूनों के अनुसार चुनाव किस टाइम पे क्या है कि कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती। तो चुनावी कानूनों के अनुसार चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्नलिखित काम नहीं कर सकती है। तो क्या नहीं कर सकती है इसको देखते हैं। यानी कि मतदाता को प्रलोभन या घूस या धमकी, यानी कि जब चुनाव का टाइम होता है तो कोई भी उम्मीदवार क्या है कि मतदाता को कोई भी लालच नहीं देगा, घूस भी नहीं दे सकता है और धमकी भी नहीं देगा। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये सब आपको नहीं करना है। आगे क्या है, लेकिन ऐसा अगर देखा जाए वास्तव में तो ऐसा नहीं हो पाता है। जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, यानी ये कहा जा रहा है कि जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है। अक्सर ये होता है कि लोग जाति के नाम पर भी वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर भी लोग वोट मांगते हैं। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां या उम्मीदवार है उनका कुल मिलाकर सब यही मकसद या लक्ष्य होता है कि किसी न किसी तरीके से वोट लिया जाए। चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल, यानी कि कहा तो दिया जाता है कि साधनों का उपयोग न किया जाए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के टाइम में जो सरकारी जो साधन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यही कहा गया है कि चुनाव अभियान में सरकारी साधन का इस्तेमाल नहीं करना है। लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा खर्च। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग, यानी कि आपको चुनाव प्रचार के लिए किसी क्या धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं करना है, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। क्वेश्चन थर्ड है कि भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्या है, यानी कि जो भारत के चुनाव आयोग है इसके पावर क्या है। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार या पावर कर लीजिए या शक्तियाँ कर लीजिए। ठीक है, कार्य भी आएगा तो भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इसमें। यानी कि भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार, महत्व, पावर, शक्तियाँ, कार्य जो भी आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन। ठीक है, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को पार्टियों से दंडित करना।
चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी कामकाज लेना। ठीक है। और जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पर क्या है, दोबारा चुनाव करवाना। यानी कभी कभी आपने देखा कि अगर सुनने को मिलता है कि जिस मतदान केंद्र पर धांधली यानी कि वहाँ पर चुनाव सही प्रकार से नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी हुई है, तो वहाँ पर क्या है, दोबारा चुनाव कराया जाए। तो ये सारे जो अधिकार थे ये चुनाव आयोग के अधिकार थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है यहाँ पर कि निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख या वर्णन कीजिए। यानी कि जब एक चुनाव होता है तो उसमें जो कौन कौन सा स्टेप है उसको आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया नहीं किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है चुनाव को। तो सबसे पहले होता क्या है यहाँ पर, चुनाव की घोषणा। यानी कि चुनाव की घोषणा होती है कि इस दिन चुनाव होने वाला है। फिर होता है कि भाई प्रत्याशियों का चयन होता है। फिर लोग क्या करते हैं, नामांकन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद क्या है, चुनाव चिन्हों का आवंटन होता है। यानी कि जो अलग अलग पार्टियों को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। फिर राजनीतिक दलों द्वारा क्या होता है, चुनावी घोषणा पत्र भी वो जारी करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद लोग चुनाव अभियान करते हैं, यानी कि प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि चुनाव इसके बाद हो जाता है। चुनाव होने के बाद क्या होता है कि मतगणना यानी कि वोटों को गिना जाता है। जब वोटों की काउंटिंग हो जाती है तो उसका जो परिणाम बताया जाता है कि कौन कौन से उम्मीदवार किस निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए हैं और या किसकी सरकार बहुमत में आई है। तो यह था निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न स्टेप यानी कि चरण। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि प्यारे बच्चों इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, टाइपिंग करने में समय लगता है, और आपको लाइक करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। और आपको लाइक करने से आप पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो हम आपके क्लास के संबंधित ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को हम बनाएंगे। ठीक है। तो लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी PDF आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। तो बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा टाइप करके या इस पर क्लिक करके आप क्या है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें यहाँ से। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।